So, hello everyone. Till now, we have discussed the five basic equations, in which the three was the complementary one, and the rest two equation were the basic equation from the which the other three were derived. उसमें हमने जो डेरिवेशन करी वो मैथमेटिकल सिमुलेशन था, सिंपल मैथमेटिकल प्रोसीजर हमने फॉलो किया और हमने वो पांचवा इक्वेशन डिराइव कर ली. अब उसी का एक और अप्रोच है, उसी डेरिवेशन करने का एक और अप्रोच है जो कि है इंटीग्रल अप्रोच, जिसमें हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले देख लेते हैं कि जो हम डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं. सो इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये 5 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे. जो फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स गिव्स एक्स, सिंपल बेसिक फार्मूला. And second one is the AU dx where A is a constant and U is a variable dependent on x. So जो constant part होता है हमारा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और रेस्ट पार्ट इंटीग्रेशन में ही रहता है. और थर्ड वाला हमारा बेसिक फॉरमोस्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का कि अगर कोई वेरिएबल है एक्स एम एक्स रेस टू पावर एम डी एक्स, उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगा एक्स रेस टू पावर एम प्लस वन बाय एम प्लस वन. पर यहाँ पे m इक्वल टू -1 नहीं हो सकता. m इक्वल टू -1 का मतलब क्या होगा? m इक्वल टू -1 का मतलब होगा x रेज टू पावर -1, जैसे हम लिख सकते हैं 1/x. अब 1/x के लिए थर्ड फार्मूला काम नहीं करता है, तो अब क्या करें? तो अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो 1/x का, तब क्या करेंगे हम? तब हम फोर्थ फार्मूला यूज़ करेंगे. तो जो फोर्थ फार्मूला है ना, वो एक जो कमी थी थर्ड फार्मूले में वो पूरा करने के लिए हमने फोर्थ फार्मूला लिखा है. डेरिवेशन में यूज़ नहीं होगा फोर्थ फार्मूला, बट थर्ड और फोर्थ हमेशा साथ में ही लिखते हैं, तो इसलिए वो भी यहाँ लिख दिया गया है. और फिफ्थ फार्मूला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, कि अगर दो वेरिएबल सम में दे रखे हों और उनके पूरे होल पे इंटीग्रेशन हो, तो उनको हम पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं. जैसे पहले वेरिएबल की हमने इंटीग्रेशन कर दी और दूसरी वेरिएबल की इंटीग्रेशन कर दी, उन दोनों का जो रिजल्ट आया उनको हमने ऐड कर दिया. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के जो हम डेरिवेशन में यूज़ करेंगे. तो जो फर्स्ट टू इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, जो बेसिक इक्वेशन थी, उन्हीं दो बेसिक इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि जो बाकी की तीन इक्वेशंस हैं वो उन्हीं से तो डिराइव होती हैं. तो हम इंटीग्रेशन अप्रोच से जो बेसिक दो इक्वेशन है उनको डिराइव करेंगे इंटीग्रल अप्रोच से. बाकी की तीन इक्वेशन तो डिराइव हो ही जाएंगी अगर वो दो होगी तो. तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं हम पहले. सो फर्स्ट इक्वेशन हमें याद हो तो मैथमेटिकल अप्रोच में हमने क्या यूज़ किया था? फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हमने एवरेज एक्सेलरेशन का यूज़ किया था. अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन की जगह हम यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया. फिर इसको हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी. डी टी को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया. अब हम करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा फिर? इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी. अब हमें एक चीज़ पता है कि जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स गिव्स एक्स. तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ डी वी गिव्स वी. और हमें पता है कि जो भी पांच इक्वेशन हमने डिराइव करी थी उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल क्या था? कि जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा. अगर वो कांस्टेंट नहीं होती तो हमारी कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट हो, जैसे ए यू डी एक्स, यू डिपेंडेंट है एक्स पे लेकिन ए कांस्टेंट है, तो हम ए को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं. उसी तरह यहाँ पे हम ए को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे.
और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन सबको पता है, v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अब ये पूरा नहीं है, ये पूरी इक्वेशन नहीं है हमारे पास, एक मिसिंग टर्म है यहाँ। वो मिसिंग टर्म क्या है, वो मिसिंग टर्म है यहाँ पे एक कांस्टेंट c, c एक कांस्टेंट है। अब ये c कांस्टेंट कैसे आया ये जानते हैं। जो c कांस्टेंट है हमारा वो इसलिए आया क्योंकि जो हमने इंटीग्रेशन की लिमिट यूज़ करी है, जो ये लिमिट यूज़ करी है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। वो c ऐड क्यों करते हैं हम, अगर हम मान लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन लिमिट्स में होती, a टू b लिमिट में डिफाइन होती है एक इंटीग्रेशन, तो वो होती है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, और लिमिट में कुछ होती वैल्यू तो उससे हमें कुछ वैल्यू मिलती। तो हमारे पास लिमिट्स है नहीं अभी जब हम डिराइव कर रहे हैं, तो कुछ वैल्यू मिलती है अगर लिमिट्स होती तो उसी वैल्यू को लिखने के लिए हम कांस्टेंट c का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास इक्वेशन तो ये आ गई है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। अब c की वैल्यू क्या होगी यहाँ, वो हमें फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम टाइम को 0 पुट करते हैं और वही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो c फाइंड कर रहे हैं हम c को, तो हमने क्या करा, t इक्वल टू 0 पुट कर दिया उस इक्वेशन में, जो v इज इक्वल टू हमारी ए टी प्लस सी थी। यहाँ t को 0 पुट करेंगे, और याद है ना हमें, जब t इक्वल टू 0 होता है तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 हो तब हम वेलोसिटी को लिखते हैं v नॉट, जो कि है इनिशियल वेलोसिटी। तो अब ये दो वैल्यूज़ t की और v की हम पुट करते हैं उस इक्वेशन में, तो v इज इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा, a इंटू टी की वैल्यू क्या है 0, एंड प्लस c जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था ही। अब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू वी नॉट। मतलब c जो है हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। अब c की वैल्यू हमें मिल गई, अब वही c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, v इज इक्वल टू ए टी प्लस सी, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। इसमें हमने पुट कर दी c की वैल्यू, तो हमें ये मिल गया v इज इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर दें हम, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जो कि हमारी फर्स्ट बेसिक इक्वेशन आ गई है। तो हमने इंटीग्रल अप्रोच से फर्स्ट बेसिक इक्वेशन को डिराइव कर लिया। अब हम सेकंड बेसिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं कि उसमें हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा डेरिवेशन करने के लिए। सो सेकंड बेसिक इक्वेशन में हमने यूज़ करा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूज़ किया था हमने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। सेकंड बेसिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़ किया। जो वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रिअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट में किया, इंटीग्रेशन करी हमने। और उसके बाद जो v की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आई थी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। वो पुट करने के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सब मैथमेटिकल स्टेप करने के बाद हमारे पास लास्ट में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो लिमिट्स थी वो नहीं थी हमारे पास इंटीग्रेशन की, तो लिमिट्स नहीं होती तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट c लगाते हैं। तो c तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे हम c डैश यूज़ करेंगे, जो कि है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट की वैल्यू नहीं है, तो उस वैल्यू को जानने के लिए हम यहाँ पे एक c डैश लगा देते हैं। अब जैसे हमने c को फाइंड किया था फर्स्ट इक्वेशन में, उसी तरह c डैश को फाइंड करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में बाय पुटिंग t इक्वल टू 0। चलो ये c डैश को फाइंड करते हैं अब। तो c डैश को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और t इक्वल टू 0 पे
हमें याद है कि हमने क्या माना था कि जो पोजीशन है x उसको हम x नॉट लिखते हैं, तो x नॉट इज़ द इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल टू 0। तो यही दो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन में जो हमारे पास आई है सेकेंड इक्वेशन। तो उसमें पुट करने के बाद हमारे पास x इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा, v नॉट इंटू टी इक्वल टू 0 एंड a इंटू टी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, उससे हम c डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और c डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाँ एक्स नॉट दैट इज इनिशियल पोजीशन। और ये c डैश की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में वापस पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जो हमारी सेकेंड बेसिक इक्वेशन आ गई। तो हमने इंटीग्रल अप्रोच से फर्स्ट बेसिक इक्वेशन और सेकेंड बेसिक इक्वेशन डिराइव कर ली। तो ये हमारी इंटीग्रल अप्रोच यहाँ पूरी होती है। अब दो इक्वेशन तो आ गई है हमारी बेसिक, तो बाकी तीन भी आ जाएंगे इससे। तो इससे हमें इंटीग्रेशन का थोड़ा आइडिया हुआ कि हम कैसे यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।